हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माई सेल्फ CA सुमित कुमार। और बच्चों, आपको जैसा दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, हम इस वाले टॉपिक को अब वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलो, उससे पहले बच्चों आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है और आपका धन्यवाद व्यक्त करना है, थैंक यू व्यक्त करना है कि बेसिकली आप लोगों की वजह से मेरे 5K सब्सक्राइबर यूट्यूब पे कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चलो इस 5K के टारगेट को हम और बड़ा बनाते हैं। बहुत जल्दी हम टारगेट करेंगे 10K, फिर उसके बाद और धीरे 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 टारगेट को बढ़ाते हुए चलेंगे। डन। चलिए, लेकिन उससे भी पहले हमारे को अब शुरू करने हैं हमारे टॉपिक को। डन। CA फाउंडेशन या फिर कहीं और अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो उनके लिए काम का रहने वाला है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन, जो आपको बोलना है बोलो। इसके अंदर शुरुआत में बच्चों याद करना, वो प्रोडक्शन का मतलब बताता है। अलग 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 यूटिलिटियां बनती हैं। फिर उसके बाद वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पीछे पड़ता है, जिसमें से हमने लैंड खत्म कर रखा है, लेबर खत्म कर रखा है और कैपिटल भी खत्म कर रखा है। लेबर के फीचर्स, लैंड के फीचर्स, कैपिटल के टाइप्स, ये सारा कंटेंट हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। डन। लास्ट क्लास में बच्चों हमने एक वर्ड शुरू करा था, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली जिसके दिमाग में आइडिया आया, जो काम करने का जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके काम करने के लिए रेडी हो रहा है। बेसिकली ये रिस्क उठाएगा, इनोवेशन करेगा, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन बैठाएगा, ये इसके अलग अलग काम होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फंक्शन शुरू कर लिए थे। फंक्शंस में हमारा एक फंक्शन हो गया था, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा वाला, कि ये इनिशिएट करता है बिजनेस को और बाकी रिसोर्सेज में क्या बैठाता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, तालमेल। अब हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा बच्चों। सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा, आओ देखते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग। क्या गजब का पॉइंट है, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से। रिस्क बियर भी कर रहा है और अनसर्टेनिटी भी उठा रहा है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है बेचारे का जीवन। आओ पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना बच्चों। रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग, वो बियर कर रहा है, उठा रहा है, झेल रहा है। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल। सक्सेस और सर्वाइवल सब कुछ टिका हुआ है किसके ऊपर, एंटरप्रेन्योर के ऊपर। व्हाट इज प्लान्ड एंड एंटिसिपेटेड बाय द एंटरप्रेन्योर may not come true। बेचारे ने जो सोचा होगा हो सकता है वो सच ना हो। एंड द एक्चुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स में डिफर फ्रॉम व्हाट वाज एंटिसिपेटेड। जो आपने सोचा था उससे एक्चुअल कुछ और हो जाए। एंड प्लान, जो आपने सोचा था उससे एक्चुअल कुछ और हो जाए। और ये होता भी है क्या, जो हम सोचते वही होता है क्या, नहीं। तो बिजनेसमैन के जीवन में कैसे हो सकता है जो वो सोचेगा। आगे, द इकोनॉमी इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ऐसी चीज जो लगातार क्या होती चलती है, चेंज। तो लिखा हुआ है जो इकोनॉमी है वो डायनेमिक है एंड चेंजेस अकर एवरी डे। ये एवरी डे तो बहुत दूर की बात बता रहा है, एवरी आवर, भाई हर घंटे चेंज हो रहे हैं इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है। द डिमांड फॉर ए कमोडिटी, द कॉस्ट स्ट्रक्चर, किसी चीज की डिमांड, किसी चीज का कॉस्ट का स्ट्रक्चर, कोई चीज फैशन का, किसी का टेस्ट, लोगों का टेस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्स की पॉलिसी, क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें लगातार चेंज होती जा रही हैं। और बच्चों पता है ये सारे वर्ड आप बिजनेस साइकिल के अंदर भी पढ़ोगे, ये सब कुछ फिक्स रहता है, लगातार चेंज, लगातार चेंज। All these changes bring about changes in the cost and or demand condition। इन सब से हमारी कॉस्ट, हमारी डिमांड पे असर पड़ जाएगा। करती सरकार है, झेलना हमें पड़ता है। It may happen that as a result of certain broad changes, अगर कोई बड़े लेवल के चेंजेस हुए which were not anticipated, जिसका मैं एंटरप्रेन्योर अंदाजा नहीं लगा पाया था एंटरप्रेन्योर, then the firm has to incur losses। तो भाई कुछ ऐसा हो गया जिसका मैंने एंटिसिपेशन नहीं करा था, सोचा नहीं था, प्लान नहीं करा था, और वो हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरी तो लंका लगना तय है। Thus, the entrepreneur has to bear these financial risks। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को इस फाइनेंशियल रिस्क को उठाना पड़ता है। तो बेटा MCQ, कौन सा रिस्क उठाता है, फाइनेंशियल रिस्क। आगे, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क के अलावा द एंटरप्रेन्योर ऑल्सो फेसेस टेक्नोलॉजिकल रिस्क। भाई इसे और कौन सा रिस्क उठाना पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी लगातार चेंज हो रही है। विच अराइज ड्यू टू इन्वेंशन, और टेक्नोलॉजी चेंज क्यों हो रही है, लगातार होने वाली खोजों की वजह से, इन्वेंशन की वजह से। एंड इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा 2 रिस्क आ गए, एक फाइनेंशियल रिस्क, लॉस होने का रिस्क, दूसरा इनोवेशन की वजह से टेक्नोलॉजिकल रिस्क। ठीक है। मेकिंग द एग्जिस्टिंग टेक्निक एंड मेक मशीन्स ऑब्सोलेट। लेट्स से भाई मैंने
कोई मशीन खरीद के लाया, आज ही खरीद के लाया, और हो सकता है कल ही वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तो मैं जो मशीन पे मोटा इन्वेस्टमेंट करके आया, लंका लगना तय है। फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा, टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी हमारे सामने है। आगे, द एंटरप्रेन्योर हैज टू असेस एंड बियर द रिस्क। एंटरप्रेन्योर को ये सारे रिस्क असेस भी करने और झेलने भी है। हाउएवर फ्रैंक नाइट, क्या नाम है, ये नाम है, ध्यान से देख लेना, ये किसी इंसान का क्या है, नाम। फ्रैंक नाइट ने क्या बोला, इज ऑफ द ओपिनियन दैट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी बेयरिंग। क्या गजब की लाइन बोली है, ये लाइन लिखी आएगी और बोलेगा ये गजब की लाइन बोलने वाले महान व्यक्ति का नाम बताओ, तो फ्रैंक नाइट है ना। उन्होंने बोला आप रिस्क उठाओ और बदले में आपको क्या नसीब होगा, प्रॉफिट। तो यही लिखा हुआ था। एन एंटरप्रेन्योर नीड नॉट बियर द फोर्सिबल रिस्क सच एज फायर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आग लगने का रिस्क, चोरी होने का रिस्क, ये भी तो रिस्क है, लेकिन इस वाले रिस्क का इंश्योरेंस पॉसिबल है। फायर रिस्क, मैरीन रिस्क, या फिर कोई और भी रिस्क, किसी भी डैमेजेस का रिस्क, भाई इन सब का, थेफ्ट का रिस्क, इन सब के इंश्योरेंस पॉसिबल होते हैं। तो ये वाले रिस्क से आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी बिजनेसमैन, लिखा हुआ है। जो फोर्सिबल रिस्क होते हैं लाइक फायर, थेफ्ट, बर्गलरी, बर्गलरी मतलब वही चोरी डकैती एक्सेट्रा, एज दीज कैन बी इंश्योर्ड, ये आपके लिए कोई रिस्क नहीं है क्योंकि इनका क्या पॉसिबल है, इंश्योरेंस। आगे, अनसर्टेनिटी आर डिफरेंट फ्रॉम रिस्क, कह रहा है अनसर्टेनिटी और रिस्क अलग अलग होते हैं, अनिश्चितता और रिस्क अलग अलग है, इन द सेंस दैट दीज कैन नॉट बी इंश्योर्ड। अनसर्टेनिटी को आप इंश्योर नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर द एंटरप्रेन्योर हैज टू बियर देम, इसलिए उसे वो उठाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जेन्युइन बिजनेस अनसर्टेनिटी सच एज चेंज इन टेस्ट। बताओ चेंज इन टेस्ट का इंश्योरेंस करवा सकता हूं ना, भाई अनसर्टेनिटी का इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन आग का रिस्क, चोरी का रिस्क, इन सब का इंश्योरेंस पॉसिबल है। मेरे ख्याल से बच्चों ये वाली बात समझ में आ रही होगी पक्का। अनसर्टेनिटी का इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो रिस्क है, फायर रिस्क, थेफ्ट रिस्क, बर्गलरी रिस्क, इनका इंश्योरेंस पॉसिबल है। टेस्ट चेंज हो रहा है, भाई इसका कैसे इंश्योरेंस करवा पाओगे, इसका कोई इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन में चेंज आ रहा है, बताओ कंपटीशन की वजह से मेरी लंका लगेगी ना, क्या इस चीज का रिस्क इंश्योरेंस करवा सकता हूं ना। इमरजेंस ऑफ कंपटीशन एक्सेट्रा कैन नॉट बी फोर्सिन, कोई इंसान उसे देख नहीं सकता, और इंश्योर्ड अगेंस्ट, और इसका इंश्योरेंस भी पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाकर अनसर्टेनिटीज का इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, बात खत्म होती है। आगे, थस एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अर्न प्रॉफिट करेगा क्योंकि वो किसको उठा रहा है, अनसर्टेनिटी को। नो डाउट वो रिस्क भी उठा रहा है, लेकिन वो फायर रिस्क और थेफ्ट रिस्क ये वाले रिस्क नहीं उठा रहा। आगे, इन डायनामिक इकोनॉमी, लगातार चेंज होती हुई इकोनॉमी के अंदर, वेयर चेंजेस अकर एवरी डे, जहां हर दिन चेंजेस हो रहे हैं, वहां पे अनसर्टेनिटी को अगर मैं उठा रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। While nearly all the function of an entrepreneur can be delegated, बेटा डेलीगेटेड का मतलब होता है सौंपना, लगभग सारे काम किसको सौंपे जा सकते हैं, किसी और को। एंटरप्रेन्योर के लगभग सारे काम डेलीगेट किए जा सकते हैं, और इंटरेस्टेड मतलब किसी और को देना विद द पेड मैनेजर, लेकिन क्या रिस्क के काम को डेलीगेट किया जा सकता है। भाई साहब क्या गजब की लाइन है, रिस्क कैन नॉट बी डेलीगेटेड, लिख लेना एमसीक्यू के लिए। ये जो रिस्क है भाई, एंटरप्रेन्योर तो लगभग अपने सारे काम डेलीगेट कर सकता है, बस एक रिस्क ही तो था जिसे आप डेलीगेट कर नहीं सकते। आगे, टू एनीवन, देयरफॉर रिस्क बियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। भाई मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ होगा, सबको क्लियर, और दूध का दूध और मक्खन का मक्खन या फिर जो भी बन रहा था वो हो गया होगा। बोलो बच्चों कितने पॉइंट हो गए हमारे फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के, 2 फंक्शन हो चुके हैं हमारे। सेकंड फंक्शन जो हमारा आज का मेन टॉपिक था वो हमारा खत्म, रिस्क उठा रहा है, अनसर्टेनिटी उठा रहा है, लेकिन उसे ज़्यादा चिंता किसकी करनी है, अनसर्टेनिटी की, क्योंकि लगातार इकोनॉमिक चेंजेस होते रहती है, डायनामिक है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी। फ्रैंक नाइट का नाम ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी उठाओगे तो प्रॉफिट नसीब होएगा। और फिर ये वाला पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, डन, पढ़े। हमारे कितने फंक्शन खत्म हो गए, 2। आराम से तसल्ली से आप पॉज लेकर पहले इस वाले पॉइंट को भी खत्म कर लेना, या जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो दोबारा आकर पॉज करके धीरे धीरे करके बुक में अंडरलाइन और जो मैंने जहां एमसीक्यू वगैरह लिखा है उन सबको भी खत्म करते हुए चल लेना। एक बार ये वाली लाइन फिर से देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अभी तक की। क्या रिस्क को डेलीगेट किया जा सकता है बाल को, ना, रिस्क को डेलीगेट नहीं करा जा सकता। इस लाइन को यहाँ पे बसा के चले जाना, यहाँ पे है ना, इस दिमाग के अंदर बसा के चले जाना। चलो आगे क्या लिखा हुआ है,
नाउ लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड पॉइंट। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे कौन से पॉइंट, थर्ड पॉइंट को। देखना बेटा, एक बहुत अच्छा, देखने में भी अच्छा है और करने में तो मजा आता ही आता होगा। अगला काम है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया नया सोचना, नया नया खोजना। अकॉर्डिंग टू स्कम्प्यूटर, भाई नाम रट लेना, रट लेना नाम, मैं सीधा कह रहा हूं। स्कम्प्यूटर के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी, द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन। सबसे अहम काम स्कम्प्यूटर अंकल के हिसाब से इनोवेशन है एंटरप्रेन्योर का। आगे, इनोवेशन रेफर्स टू कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडिया। इनोवेशन का मतलब नए आइडिया आना, और इन्वेंशन टू बेटर फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, या नए नए तरीकों से, बढ़िया तरीकों से बिजनेस पूरे किए जा सके। इनोवेशन इज अ वेरी ब्रॉड सेंस। अगर इनोवेशन की ब्रॉड सेंस में बात करें तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है नई इंप्रूव प्रोडक्ट्स का, डिवाइसेस का, प्रोडक्शन प्रोसेस का, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू और इंप्रूव सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल का, एडॉप्शन ऑफ न्यू और इंप्रूव टेक्नोलॉजी का, नोवेल बिजनेस का, अच्छे बिजनेस मॉडल्स का, एक्सटेंडिंग सेल्स टू अनएक्सप्लोर्ड मार्केट, जहां अभी तक हमारी सेल नहीं हो रही थी उस एरिया में सामान बेचने का। ये सारे इनोवेशन के ही तरीके हैं। नई नई प्रोडक्शन टेक्निक लाना, नए नए प्रोडक्ट लाना, अनएक्सप्लोर्ड मार्केट, जहां अभी हमारा सामान बिकता नहीं था वहां पे अपना सामान बेच के दिखा देना, ये इस तरीके से बात है। टकले को कंघी बेच दी, ये सारे काम किसके काम है, एंटरप्रेन्योर के। आगे, अकॉर्डिंग टू स्कम्प्यूटर अंकल के हिसाब से द टास्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज टू कॉन्टिन्यूसली इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेशन। एक बार इनोवेशन कर दी काम खत्म ना, लगातार इनोवेशन करते रहना चच्चा। आगे लिखता है, दीज इनोवेशन में ब्रिंग इन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा इन अ बिजनेस, एंड ब्रिंग इन प्रॉफिट। और जाहिर सी बात है, अगर अच्छे से इनोवेशन करोगे तो क्या नसीब होगा, प्रॉफिट इन टू द इनोवेटर। इनोवेटर मतलब जिसने इनोवेशन करा। अ सक्सेसफुल इनोवेशन विल बी इमिटेटेड बाय अदर्स। अगर मैंने कोई ऐसा काम करा, इमिटेटेड का मतलब होता है बेटा दोहराना, रिपीट करना। अगर मैंने कोई अच्छा इनोवेशन करा तो मेरा देखा देखी और भी लोग उस इनोवेशन पे उतर आएंगे। आगे, देयरफॉर एन इनोवेशन में यील्ड प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर इन द शॉर्ट रन। लिख लेना एमसीक्यू के लिए महा इंपॉर्टेंट लाइन। जो हमारा इनोवेशन है, भाई देखो मैंने आज इनोवेशन करी, 2-4 महीने तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये इसने करा कैसे। फिर 2-4 महीने बाद चाइना का कोई बंदा उसे कॉपी कर लेगा तो वो इनोवेशन फैलने लग जाएगी। तो जब तक वो इनोवेशन कोई कॉपी नहीं कर पाया तब तक तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरा उस इनोवेशन से प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये लिखा हुआ है, लिखता है जो इनोवेशन है उससे प्रॉफिट तो कमाएंगे लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, बट व्हेन इट इज वाइडली अडॉप्टेड, लेकिन जब इस इनोवेशन को सब अडॉप्ट कर लेंगे बाय अदर्स, देन द प्रॉफिट टेंड टू डिसअपीयर। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा था ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। बोलो बेटा डन, पक्की बात है। मैं सुनूंगा, अभी सुनूंगा मैं थोड़ी देर बाद, रुक जाओ। हाँ, सबको क्लियर है ना, सुनता हुआ चलूंगा मैं। पहले इस पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। द एंटरप्रेन्योर, इस वाली लाइन पे प्लीज एमसीक्यू लिख लेना, जहां जहां मैं लिख रहा हूं वहां लिखते हुए चलना। आगे, द एंटरप्रेन्योर प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशन। नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाता है टाइम टू टाइम इनोवेशन लाकर, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस में लगातार अपना योगदान दे रहा है। बट इनोवेशन इन्वॉल्व रिस्क, लेकिन भाई इनोवेशन में क्या है, रिस्क। एंड ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल इन द सोसाइटी आर केपेबल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशन। एक तो उसमें रिस्क है और हर किसी के बस की नहीं है इनोवेशन ला पाना। द ग्रेटर द इनोवेटिंग एबिलिटी, जितनी ज्यादा इनोवेशन करने की एबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा इनोवेशन करने की एबिलिटी होगी, द ग्रेटर द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उतने ही ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे। एमसीक्यू के लिए अच्छी लाइन, जितनी ज्यादा इनोवेशन करने की एबिलिटी होगी देश में उतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे। आगे, इन द इकोनॉमी, एंड द ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, और जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होता जाएगा, होता जाएगा। डन। इस पूरे पॉइंट के अंदर इस कंप्यूटर का नाम भूले तो सॉरी, गलत बात है। इस कंप्यूटर का नाम याद होना ही चाहिए। इस कंप्यूटर ने इनोवेशन को सबसे इंपॉर्टेंट काम बोला था किसी एंटरप्रेन्योर का। इनोवेशन, नए नए प्रोडक्शन प्रोसेस, नए नए प्रोडक्ट, और भी बहुत तरीके से इनोवेशन होता है, लेकिन इनोवेशन के साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात,
इनोवेशन शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ोगे तो ये जो अच्छे प्रॉफिट थे धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे, फिर आपको नई इनोवेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। एक बार फटाफट मेरे को बता दो क्लियर है क्या? ये दोनों ही पॉइंट शानदार थे आज की क्लास के। रिस्क बियरिंग, अनसर्टेनिटी, ये भी क्लियर है। और उसमें नाम आया था फ्रैंक नाइट का, ध्यान रखना फ्रैंक नाइट। और इस वाले, वैसे मैंने आपको बोल रखा है नाम का मैं अलग से करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। और इस वाले में पॉइंट में आया था हमारा स्कम्पिटर। कौन आया हमारा? स्कम्पिटर। चलो फटाफट खत्म करो, फटाफट खत्म करें, फटाफट। एंटरप्रेन्योर के फंक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन फंक्शन, जो बोलना है बोलो, वही चल रहा है हमारा। इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। खत्म। एक उससे भी अच्छा टॉपिक अब फिर शुरू होने जा रहा है। वो टॉपिक खत्म, एंटरप्रेन्योर के फंक्शन खत्म, रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन करवाया, रिस्क उठाया, अनसर्टेनिटी उठाई, एंड देन उसके बाद उसने इनोवेशन करा। डन। नाउ बहुत शानदार बात है, पहले मैं इसकी हेडिंग ही पढ़ देता हूं। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव और उसके सामने आने वाली कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब बेटा बाधाएं, रुकावटें, हिंड्रेंसेस। तो एंटरप्राइज के क्या उद्देश्य होते हैं और उसके सामने क्या क्या रुकावटें आती हैं? तो बेटा हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना, हमारा उद्देश्य सेल्स बढ़ाना, हमारा उद्देश्य सोशल वेलफेयर करना, हमारा उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। लेकिन इन सारे उद्देश्यों में बहुत सारी क्या छुपी हुई हैं? कॉन्स्टेंट। मैं बनना तो बहुत ऊपर जाता हूं, पहुंचना तो बहुत ऊपर चाहता हूं, लेकिन पहुंचने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, कॉन्स्टेंट्स आएगा, यही है ना? तो आओ अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक शानदार टॉपिक, जो मुझे उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो शानदार लगेगा, एक नंबर का मजा आ जाएगा अगर आप ध्यान से मेरे साथ बने रहोगे, है ना? चलिए आओ बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू कर रहे हैं। लिखता है, द स्टैंडर्ड अजम्पशन अबाउट एन एंटरप्राइज इज दैट इट्स एक्टिविटी इज कैरिड आउट विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई ये गधे से भी पूछोगे ना कोई बिजनेस क्यों कर रहा है, तो वो यही बोलेगा प्रॉफिट के लिए। आमतौर पे हर बंदे की सोच में छुपा हुआ है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन ये गलत सोच है। आगे, however in the real world enterprise do not make decision based exclusively on profit। भाई हाँ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरे सारे डिसीजन क्या सिर्फ प्रॉफिट के लिए लिए जाते हैं? नहीं, सारे के सारे डिसीजन सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होते, और भी चीजों के लिए होते हैं। सिर्फ प्रॉफिट का एलोन उद्देश्य नहीं होता। सेंस, पहले मैं इस कलर को चेंज करता हूं, व्हाइट कलर को, व्हाइट कलर को, व्हाइट कलर को, व्हाइट कलर को, पिंक। चलो आगे, सिंस एन एंटरप्राइज फंक्शन इन द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। बेटा याद करो आपकी क्लास 12th की बिजनेस का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बिजनेस को अलग अलग एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, इन सब में काम करना पड़ता है। इट्स ऑब्जेक्टिव will be to be set up in relation to the survival। मेरे ऑब्जेक्टिव का एक अहम हिस्सा है सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन सच एनवायरनमेंट। और ऐसे ऊंच पटांग हालातों में मुझे मेरी ग्रोथ भी करनी है और मुझे सर्वाइव भी करना है, ये है हमारा उद्देश्य। तो बेटा उद्देश्य में नो डाउट ग्रोथ रहता है, प्रॉफिट तो रहता ही रहता है, ग्रोथ भी रहता है और सर्वाइवल भी रहता है। और तो और ये जो इसने बताया, अब इसी को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डन। ये इसने आपके सामने एक छोटा सा वो रख दिया, बेस रख दिया कि भैया ये सब कुछ होता है। अब देखना ध्यान से कि रियलिटी में और क्या क्या है। Thus, the objective of enterprise may be broadly categorized। किसी एंटरप्राइज या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बोलो कौन कौन से? ऑर्गेनिक, भाई साहब क्या गजब का नाम है, ऑर्गेनिक। दूसरा इकोनॉमिक, फील हो रहा होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट की बात करेगा। अगला सोशल ऑब्जेक्टिव, और अगला ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, अपने लोगों के लिए अच्छा सोच के करना, अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छे से काम करना। और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ देश के लिए भी करना है। तो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं ना। मैं अपने बारे में भी सोचूंगा,
अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचूंगा, अपनी प्रॉफिट के बारे में भी सोचूंगा, देश के बारे में भी सोचूंगा, ये सोसाइटी के बारे में भी सोचूंगा। ये सारे किसी भी एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव होते हैं। आओ शुरू कर रहे हैं एक एक करके फटाफट। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक छोटा है क्या ये? नहीं जी, अच्छा खासा बड़ा पॉइंट है। आओ शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से विजिबल होगा इतना? यस सर। मैं खुद थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। वैसे आपके सामने बुक जरूर खुली होगी, बुक नहीं खुली तो बुक खोल लो गधो, और बुक में थोड़ा बहुत अंडरलाइन और हाईलाइट करते हुए चलो। आओ देखना, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव भाई जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, किसी भी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, चाहे वो बिजनेस का ही जीवन क्यों ना हो, जिंदा बचे रहें। सर्वाइवल सबसे अहम चीज है, सर्वाइवल। प्रॉफिट भी बाद में आ जाएगा, घर गाड़ी घोड़ा बंगला सब आ जाएगा, पहले जिंदा तो बचूं, सर्वाइव तो करूं। यही है, पढ़ना बेटा ध्यान से। द बेसिक ऑब्जेक्टिव और ऑल काइंड्स ऑफ एंटरप्राइज, सारे एंटरप्राइजेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है इज टू सर्वाइव, बचे रहना, जिंदा बचे रहना, और टू स्टे अलाइव, और जीवित रहना। भाई मेरे ख्याल से लाइन शानदार लगी होगी। हाँ आगे, एन एंटरप्राइज कैन सर्वाइव ओनली इफ इट इज एबल टू प्रोड्यूस, मैं जब ही सर्वाइव कर पाऊंगा जब मैं एबल हो पाया, किस चीज में एबल हो पाया? प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट ए प्राइस विच इनेबल इट टू रिकवर इट्स कॉस्ट। मैं मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को बेच पा रहा हूं कम से कम इतने प्राइस में जिससे मैं अपनी क्या रिकवर कर पा रहा हूं? कॉस्ट। बहुत शानदार एमसीक्यू। भाई आप सर्वाइव जब ही कर पाओगे जब आप कम से कम जितना आपकी लागत आ रही थी उतना रिकवर कर पा रहे हो। अगर इस पेन को बनाने में 5 रुपए लग रहे थे तो कम से कम मैं मार्केट से 5 रुपए निकाल पा रहा हूं प्राइस के तौर पे, तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। आगे लिखा हुआ है, इफ एन एंटरप्राइज डज नॉट रिकवर इट कॉस्ट, अगर आप अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे, इट विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू मीट दिस ऑब्लिगेशन टू इट्स क्रेडिटर, तो मैं अगर अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा तो मैं क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को और एम्प्लॉयज को मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, और उसकी वजह से मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, तो मुझे कम से कम मेरी कॉस्ट को तो निकालना पड़ेगा। आगे, देयरफॉर सर्वाइवल ऑफ एन एंटरप्राइज इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इट्स बिजनेस, इसलिए बेटा प्रॉफिट नहीं, सबसे पहले जिंदा बचना है। जिंदा बचने के लिए कम से कम अपनी कॉस्ट रिकवर करो, कॉस्ट के बाद प्रॉफिट बाद में कमा लेंगे, सबसे पहले कॉस्ट रिकवर करो। आगे, वंस द एंटरप्राइज इज अस्योर्ड ऑफ इट्स सर्वाइवल, एक बार अगर मेरा सर्वाइवल सुनिश्चित हो गया देन हम बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो पहले सर्वाइवल, फिर आगे बढ़ लेंगे जीवन में। सबसे पहले क्या सोचना है? सर्वाइवल। आगे क्या लिखा हुआ है देखना बच्चों, ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव हैज अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस। अब सर्वाइवल के बाद ग्रोथ की बातें बता रहा है। ग्रोथ एक, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? विद द राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, भाई ग्रोथ जैसे जैसे प्रोफेशनल मैनेजर्स, मतलब जैसे जैसे पढ़े लिखे एमबीए और बाकी लोग आ रहे हैं तो उनको ग्रोथ ज्यादा सूझता है। इसमें ना इसके बारे में बात बताएगा आर.एल. मैरिस, नाम ध्यान रखना है, आर.एल. मैरिस के हिसाब से उनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ फर्म। बेटा एमसीक्यू, आर.एल. मैरिस की एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ फर्म। हमने थ्योरी ऑफ डिमांड सुना, थ्योरी ऑफ सप्लाई सुना, थ्योरी ऑफ फर्म भी है, और उनके जन्मदाता कौन है? आर.एल. मैरिस। तो बेटा सुनना ध्यान से, आर.एल. मैरिस चच्चा ने क्या बोला? अज्यूम दैट द गोल दैट मैनेजर्स, मैनेजर की बातें कर रहा है, बिजनेस की नहीं, मैनेजर्स के गोल होते हैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी के, सेट फॉर देमसेल्फ इज टू मैक्सिमाइज अ फर्म्स बैलेंस ग्रोथ। भाई मैनेजर की सोच ये है कि फर्म की ग्रोथ भी हो, ग्रोथ रेट भी हो, सब्जेक्ट टू मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। हमारे जितने भी मैनेजरियल कॉन्स्टेंट है, जितना भी पैसा है, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी ग्रोथ भी बढ़े, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी हो जाए, ये मैनेजर का गोल है, ये मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है। आगे, इन कॉर्पोरेट फर्म्स, कंपनियों में द स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ ओनरशिप, भाई कंपनियों में ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है, ये हमारे को बचपन से पता है। सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी और उसके मैनेजर्स या डायरेक्टर्स की पहचान अलग है। Yields अपॉर्चुनिटी फॉर मैनेजर
टू सेट गोल्स विच में नॉट कन्फर्म टू द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ओनर शेयर होल्डर। भाई देखना, अब मैनेजर अलग है, शेयर होल्डर अलग है। ये रहे मैनेजर, ये देखो ये रहा मैनेजर और ये रहा शेयर होल्डर, दोनों अलग अलग बंदे हैं। तो बेटा दोनों के जो गोल्स होंगे वो भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग। यही बता रहा है वो। किसी एंटरप्राइज में, किसी कंपनी में आमतौर पे मैनेजर अलग है और मैनेजमेंट अलग है, मैनेजमेंट अलग है और शेयर होल्डर अलग है, तो दोनों के गोल्स भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग। आगे लिखता है, इट इज पॉइंटेड आउट दैट एबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजर इज जज बाय। ये हर कोई कहता है कि कोई मैनेजर अच्छा जब है जब हम उसकी क्या देखेंगे, परफॉर्मेंस इन प्रमोटिंग द ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ द फर्म। कोई मैनेजर अच्छा जब कहलाएगा जब उसकी निगरानी में फर्म की ग्रोथ हुई, एक्सपेंशन हुआ। एंड रिवार्ड्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर रिफ्लेक्शन ऑफ देयर सक्सेस, और जो उनको सैलरी मिली, जो उनको रिवॉर्ड मिला, वो उनकी ग्रोथ दिखा देगा। इज अचीविंग ग्रोथ ऑफ द फर्म्स मैनेज बाय देम। तो कुल मिलाकर भाई मैनेजर क्या चाहता है, मैनेजर मैनेजमेंट करके अपनी कंपनी का, जहां वो मैनेजर है, उसकी ग्रोथ करवाना चाहता है, एक्सपेंशन करवाना चाहता है, और बदले में उसे रिवॉर्ड मिलता है, और इसी से उसकी परफॉर्मेंस मेजर होती है कि उसने किसी कंपनी को कितना आगे लेकर गया। आगे, वाइल ओनर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी फंक्शन, ओनर्स की सोच ही कुछ और चल रही है, विच रिलेट्स टू प्रॉफिट। भाई ओनर चाहता है प्रॉफिट कमाना, कैपिटल कमाना, मार्केट शेयर बढ़ाना एंड पब्लिक रेपुटेशन। ये ओनर की सोच है। भाई लिखो एमसीक्यू, ओनर किसी कंपनी में क्या चाहता है, फिर से प्रॉफिट कमाना, कैपिटल एप्रिसिएशन, मार्केट शेयर बढ़ाना और पब्लिक में उसकी कंपनी की गुडविल बढ़ाना, रेपुटेशन बढ़ाना। लेकिन द मैनेजर वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, मैनेजमेंट क्या चाहता है, उसे अपनी यूटिलिटी की पड़ी है, विच इंक्लूड वेरिएबल्स, जिसमें वो अपनी सैलरी बढ़वाना चाहता है, अपनी पावर, अपना स्टेटस, अपनी जॉब सिक्योरिटी बढ़वाना चाहता है। मतलब दोनों के गोल सेम है, अलग 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 अलग। मैनेजर कुछ चाह रहा है और शेयर होल्डर्स कुछ चाह रहे हैं, लेकिन ये तो हमने पढ़ा दोनों अलग अलग चाह रहे हैं, दोनों की यूटिलिटी फंक्शन अलग अलग है, दोनों का सेटिस्फेक्शन अलग अलग चीजों से मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही टिके हुए हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ होगी तो दोनों के पर्पस फुलफिल हो जाएंगे। आओ देखना बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, मैं ऊपर करता हूं। ऑल्दो देयर इज डाइवर्जेंस, हाँ भाई डाइवर्जेंस है, दोनों की सोच अलग अलग है, लेकिन सम डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज यूटिलिटी फंक्शन, हाँ इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन फिर भी मैरिश ने आर्ग्यू करा कि मोस्ट ऑफ द वेरिएबल इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द फर्म। लेकिन दोनों की सोच में एक चीज कॉमन है, दोनों ही फर्म के साइज पे टिके हुए हैं। एंड देयरफॉर द टू यूटिलिटी फंक्शन कन्वर्ज इनटू अ सिंगल वेरिएबल। बेशक इन दोनों की सोच क्या थी, अलग अलग, इसे पावर चाहिए, सैलरी चाहिए, फलाना चाहिए, ढमकाना, इसे प्रॉफिट चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए, गुडविल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो दोनों के पर्पस फुलफिल हो जाएंगे अगर फर्म की क्या हो जाएगी, ग्रोथ। तो ये पहले तो कहता है दोनों की सोच अलग अलग है, लेकिन दोनों की सोच मिलेगी और एक हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है नेमली अ स्टडी ग्रोथ, और दोनों की सोच मिलकर कहां पहुंचेगी, ग्रोथ के ऊपर, इन द साइज ऑफ द फर्म। द मैनेजर डू नॉट एम टू ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट, मैनेजर प्रॉफिट के बारे में कम सोचते हैं, रेदर दे एम एट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऑफ द फर्म विच इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिमांड, वो चाहते हैं उनके सामान की डिमांड लगातार बढ़ती जाए। कमोडिटी का मतलब बेटा सामान, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कैपिटल सप्लाई और वो चाहते हैं उनकी कंपनी में लगातार कैपिटल बढ़ता रहे। जाहिर सी बात है कैपिटल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी की ग्रोथ होना निश्चित है। तो बेटा ये पॉइंट बहुत शानदार था। हैरिस अंकल का नाम ध्यान रखना, उनकी थ्योरी का नाम ध्यान रखना, जहां जहां हमने एमसीक्यू लिखा है उसे ध्यान रखना, और दोनों ही बंदों के आज के ज़माने में मैनेजमेंट अलग है और एंटरप्राइज का काम अलग है, तो दोनों की यूटिलिटी फंक्शन अलग अलग है, दोनों क्या क्या चाहते हैं वो भी ध्यान रखना। फिर लास्ट में जाकर ये भी ध्यान रखना कि बेशक दोनों अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, लेकिन आरएल मैरिस अंकल के हिसाब से दोनों की सोच कहीं ना कहीं ग्रोथ पे आकर टिकी हुई है, मतलब दोनों की सोच एक ही होने वाली है। भाई खत्म हो गए, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव खत्म। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सर्वाइवल, ये था सबसे पहले, ग्रोथ तो बाद में आया, सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है, टू स्टे अलाइव। और सर्वाइवल और स्टे अलाइव जब होगा व्हेन अ फर्म इज एबल टू रिकवर एटलीस्ट, कम से कम कोई फर्म क्या रिकवर कर पा रही है, अपनी कॉस्ट,
ठीक है, ताकि वो क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, बाकी लोग एम्प्लॉयज को अपना पैसा बांट सके, अपना पैसा मतलब उनके हित का पैसा दे सके। फिर उसके बाद हमने ग्रोथ के बारे में सोचा, आर.एल. मैरिस की थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ फर्म। फिर उसके बाद ये ग्रोथ और प्रॉफिट और ये सारी बातें आई। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर मज़ा आया तो फटाफट लाइक कर दो, और ज़्यादा मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर रखा है तो और भी दोस्तों से करवा दो। और बहुत बहुत फिर से आपका थैंक यू 5K करवाने के लिए। क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये छोटा सा ब्रेक चल रहा है आपका। आपने इतना बड़ा पॉइंट पढ़ा तो पहले माइंड में सेटल हो जाए, फिर हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। और बताओ सब बढ़िया? फटाफट बताओ सब बढ़िया? मज़े आ रहे हैं? मज़े आ रहे हैं? फटाफट बताओ सबको मज़े आ रहे हैं? मज़े इन द सेंस जीवन में मज़े आ रहे हैं, पढ़ाई में मज़े आए ना, जीवन के मज़े की बात चल रही है यहाँ पे, बड़े लेवल के मज़े की बात चल रही है। सर्वाइवल है ना, जिंदा हो ना सब, सबसे बड़ा उद्देश्य सर्वाइवल ही है। चलो बहुत बढ़िया, आओ शुरू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आओ शुरू करते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बोलो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का नाम? शानदार पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? शानदार। लिखता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हमारे अगले ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द फर्म हैज बीन द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पशन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में किसकी बात चलेगी? प्रॉफिट की। आगे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला, ओवर द लास्ट मोर देन 200 ईयर्स एंड स्टिल एट द हार्ट ऑफ न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। आज से 200 साल से पहले से और आज के नए इकोनॉमिस्ट भी यही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिल में कौन बसा हुआ है? प्रॉफिट। बहुत सही बोला भाई। आगे लिखता है दिस अजम्पशन इज सिंपल। ये बच्चों वाली अजम्पशन है, सिंपल सी बात है, रैशनल है, समझदार भरी बात है, एंड क्वांटिटेटिव है, मतलब इसे आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, नंबर में बताया जाता है, एंड इज एमेनेबल टू इक्विलिब्रियम, और इससे इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी आसान हो जाता है। अंडर दिस अजम्पशन द फर्म डिटरमाइन द प्राइस। इस अजम्पशन में फर्म अपना प्राइस बताती है एंड आउटपुट पॉलिसी बताती है इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैं कितना बनाऊंगा, कितने पे बनाऊंगा जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़े, विद इन द कॉन्स्टेंट इम्पोज अपॉन इट। अपनी कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए, जो टेक्नोलॉजी से कॉन्स्टेंट लगी, पैसों की कॉन्स्टेंट एक्सेट्रा, तो अलग अलग कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए जो मैं प्रॉफिट कमाने की सोच के बारे में सोच रहा हूं, ये मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मेरे ख्याल से बेटा यहां तक क्लियर है। ध्यान क्या क्या रखना है फिर से बात कर लेते हैं। 200 सालों से यही बात चल रही है। आज के नए इकोनॉमिकल नए जो थ्योरी है वो भी प्रॉफिट के पीछे ही भाग रहे हैं। ये सिंपल सोच है, रैशनल है, क्वांटिटेटिव है, इन सारी बातों, इससे इक्विलिब्रियम एनालिसिस आसान हो जाता है। अब कोई भी फर्म इसी चीज को हासिल करना चाहती है, प्रॉफिट को हासिल करना चाहती है, मैक्सिमाइज करना चाहती है अपने प्रॉफिट को, जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उनको ध्यान में रखते हुए, रिस्ट्रिक्शन मतलब जो कांस्टेंट लगी हुई है, लाइक टेक्नोलॉजी की, लाइक पैसों की, लाइक और जो कांस्टेंट लगी हुई थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, मैक्सिमम। डन डन। आगे लिखता है द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दैट देयर कंपनी विल अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। इन्वेस्टर सोच रहा है उसकी कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लेगी, इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयर डिविडेंड, ताकि उनको अच्छा डिविडेंड मिल जाए, टू देम एंड टू इंप्रूव द प्राइसेस ऑफ देयर स्टॉक। उनकी दो सोच है, एक तो उनको डिविडेंड ज्यादा मांगता है, एक उनको क्या चाहिए? डिविडेंड, और दूसरा उनको स्टॉक मार्केट के में भी प्रॉफिट चाहिए, उनके शेयर्स का प्राइस बढ़ जाए। आगे नॉट ओनली इन्वेस्टर बट क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ए प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। भाई आप बताओ कौन सी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे? आप बताओ कौन सी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे जिसमें लॉस है या जिसमें प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, सीधी सी बात है। लेट्स से आप क्रेडिटर हो, कौन सी कंपनी को लोन दोगे या कौन सी कंपनी को उधार दोगे? कौन सी कंपनी को सप्लाई करोगे अपना रॉ मटेरियल? जाहिर सी बात है जिसमें प्रॉफिट है। हर बंदा उसी कंपनी के साथ डील करना चाहता है जिसमें प्रॉफिट है। तो ये लिखा हुआ है, हर कोई, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे वो एम्प्लॉयज हो, वो सब इंटरेस्टेड होते हैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में। क्रेडिटर्स विल बी रिलक्टेंट, क्रेडिटर्स खुद को रोकेंगे पैसा देने से ऐसी इंटरप्राइज को जो क्या नहीं कर रही, विच इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं कर रही, उस कंपनी में प्रॉफिट पैसा देना कोई भी क्रेडिटर चाहेगा नहीं। सिमिलरली एनी इंक्रीज इन द सैलरी, वेजेस एंड परक्विजिट्स ऑफ एम्प्लॉइज कैन कम ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। ऐसे ही
कोई भी एम्प्लॉय चाहेगा उसकी सैलरी बढ़े। बेटा ये जो परक्विजिट्स है, परक्विजिट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स। एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स मिले, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गाड़ी मिले, घर मिले, बंगला मिले, घोड़ा मिले, ये सारी चीजें जब भी मिल पाएंगी जब उस कंपनी को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। भाई बताओ यहां तक क्लियर है? अभी प्रॉफिट जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है अभी बहुत कुछ रह रहा है, लेकिन यहां तक की सारी बातें क्लियर है? बता दो फटाफट, यहां तक का सब कुछ क्लियर है? आई होप यहां तक का सब कुछ क्लियर ही रहा होगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखना मैं ये सोच रहा हूं यार ये वाला टॉपिक आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। आप 35-40 मिनट पढ़ चुके हो, कहीं आपके लिए हैवी ना हो जाए, इसके लिए चलो अब मेरी बात सुन लेना बेटा ध्यान से। इस चैप्टर में हम धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक वक्त ये आएगा हम इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि पीछे आगे कुछ बचा ही नहीं होगा, सारा खत्म हो चुका होगा। तो प्लीज साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलो। सारी लाइनों को जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, या जो कुछ आपके अंदर से आवाज आ रही है इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई नाम आ रहा है या जहां मैंने एमसीक्यू लिखा है, उन सारी चीजों को हाईलाइट करते हुए चलो, इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलो। बहुत काम आएगा ये सब। ये छोटी छोटी चीजें एक बड़े मार्क्स की तरफ ले जाती है। ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हुए जाओ, थोड़े थोड़े नंबर कहीं 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 कम होते हुए चले जाएंगे। तो हर बात को ध्यान में रखते हुए काम करो। डन? आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही होंगी कॉन्सेप्ट्स की। आप पढ़ाई को लेकर सिंसियर भी हो चुके होंगे, और सिंसियर होना भी पड़ेगा। लास्ट के लिए मत छोड़ना, जो जो होता जा रहा है उसे खत्म वाइंड अप करते हुए चलो। बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है ये आपके लिए। डन? मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में। जब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय और टेक केयर।